नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की। और ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड एरियाज़ में काम करती है। ये रेलवे सेगमेंट में भी है, ये एरोस्पेस और डिफेंस के सेगमेंट में भी, और साथ ही साथ माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने के सेगमेंट में भी है। कंपनी का नाम है BEML या भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें हिमांशु सिंह साहब से प्राप्त हुआ है। तो जानेंगे कि कंपनी की एग्जैक्टली क्या कार्यशैली है, कैसे काम करती है, क्या इसके बिजनेस सेगमेंट्स हैं, और इसके वैल्यूएशन का थोड़ा सा असेसमेंट करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न पिछले 2-3 सालों में देने के बाद क्या अभी भी इसमें कुछ स्टीम बची हुई है या अब ये कंपनी एक ट्रेडिंग बैट मात्र रह गई है। तो देखिए, इस कंपनी की स्थापना 1964 में हुई और इस कंपनी को जो पुराना सोवियत यूनियन था यानी USSR था, उसके सहयोग से स्थापित किया गया। और उस समय इस कंपनी का जो मेन प्रोडक्शन का काम था वो रेलवे के कोचेस बनाना और साथ ही साथ जो हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है उनका निर्माण करना था माइनिंग क्षेत्र के लिए। और 1964 के बाद अपने आप को इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में, कई एरियाज़ में डाइवर्सिफाई किया है। ये जो कंपनी है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है और रक्षा मंत्रालय में ये शेड्यूल ए कंपनी है। अब ये शेड्यूल ए कंपनी क्या होता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है वो भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है। वो कंपनीज़ को उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से एक कैटेगरी में डालता है, चाहे ABC इस तरह की कैटेगरीज उन्होंने बना रखी है, उस कैटेगरी में वो डालता है। और उस जो कैटेगरी है उसमें जो हाईएस्ट कैटेगरी है वो A कैटेगरी है। तो A कैटेगरी वाली जो कंपनी है, आप ये समझ लीजिए, एक तो बड़ी कंपनीज है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उनका अच्छा है। और चूंकि ऐसा हो रहा है कि उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, तो भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है वो भी इसको ऑटोनॉमी देता है कि ये अपने निर्णय स्वयं ले सकें और आगे इसकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो सके। तो जानते हैं कि एग्जैक्टली इसके बिजनेस सेगमेंट्स क्या हैं। तो 3, जैसे मैंने बताया, 3 इसके मेन बिजनेस सेगमेंट हैं। पहला बिजनेस सेगमेंट है माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, दूसरा सेगमेंट है डिफेंस एंड एरोस्पेस, और जो तीसरा सेगमेंट है वो है रेल एंड मेट्रो। तो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से इनका जो रेवेन्यू FY25 में यानी 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में जो इनका रेवेन्यू आया माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन से वो 54%, 54% आया। डिफेंस एंड एरोस्पेस जो इनका सेगमेंट है वहाँ से 27% आया, और रेल और मेट्रो से 19% आया। और इससे पिछले साल में जो इनका रेवेन्यू आया वो 42% माइनिंग से आया, 19% डिफेंस एंड एरोस्पेस से आया, और रेल और मेट्रो से 39% आया। तो ये जो आप वेरीड परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि FY25 में माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन से 54% आया, लेकिन FY24 में वो 42% ही था। इसके मुकाबले जो रेल एंड मेट्रो से FY25 में 19% आया, लेकिन FY24 में वो 39% था। तो ये जो वेरीड परफॉर्मेंस है इसका कारण ये है कि ये जो काम करते हैं बेसिकली टेंडर बेस्ड काम करते हैं, यानी ओपन टेंडर से बिडिंग करते हैं ये। तो 75% जो इनका काम है, यानी टोटल रेवेन्यू का 75% ये टेंडर बेस आता है, यानी टेंडर के थ्रू ये बिडिंग करते हैं, और बाकी 25% डायरेक्ट ये इनके पास गवर्नमेंट के ऑर्डर आते हैं। तो ये जो 75% है ये इनमें ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के, यानी PSU और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों के साथ compete करते हैं। और इसके साथ ही इनको क्वालिटी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और फाइनेंशियल बिड, ये तीनों जो है ना ये बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी ये वो टेंडर जीत सकते। अभी इन्होंने एक और काम किया है अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कि इन्होंने अपने जो पूरा बिजनेस है, जो इनके 3 सेगमेंट है माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस एंड एरोस्पेस एंड रेल एंड मेट्रो, उनको 12 SBUs में तोड़ दिया है। अब ये SBU क्या हुआ, SBU का मतलब ये है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। अब इसका महत्व आप समझिए। इसका महत्व ये है कि ये जो SBUs हैं ये कंपनी के अंदर अनदर बिजनेस होते हैं। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक फादर है, उसके 4 या 5 बेटे हैं, और ये सब जो है ना वो एक
कोई व्यापार चलाते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ हैं व्यापार के। अब जैसे मान लीजिए कोई एक जो है किसी मिठाई की दुकान पर बैठता है या कोई मिठाई बनाता है, एक नमकीन का सेगमेंट है और एक फास्ट फूड का सेगमेंट है, तो तीनों वो उनकी एक बिज़नेस जो है वो रेस्टोरेंट टाइप का बिज़नेस है या हलवाई टाइप का बिज़नेस है। तो ये तीन उनके सेगमेंट है। अब वो तीन सेगमेंट में अब किसी की लायबिलिटी नहीं है और कोई पर्टिकुलर आदमी डिसीजन नहीं ले सकता। अगर वो तीनों चारों बेटे जो हैं और बाप हैं वो सारे एक ही दुकान पर बैठते हैं, कभी कोई बैठ जाता है कभी कोई बैठ जाता है, तो डिसीजन जो है ना वो लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर फादर अगर ये डिसाइड कर लें कि नहीं भाई जो मेरे बेटे हैं उसमें से जो एक बेटा है वो ये मिठाई वाली दुकान संभालेगा, दूसरी मिठाई वाला सेगमेंट संभालेगा, दूसरा जो बेटा है वो फास्ट फूड वाला सेगमेंट संभालेगा और जो तीसरा बेटा है वो नमकीन वाला सेगमेंट संभालेगा और जो चौथा बेटा है इनको कोऑर्डिनेट करेगा। तो उनको ये जो तीन सेगमेंट को, ये पूरी दुकान को उन्होंने जो तीन सेगमेंट में बांट दिया, जहाँ पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए डिसीज़न लेने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो उसको एसपीयू या स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट बोलते हैं। उससे क्या होता है कि ये पता बिल्कुल क्लियरली ये पता लग जाता है कि अगर दुकान में परफॉर्मेंस ओवरऑल आ रही है तो बेसिकली वो कौन से सेगमेंट के कारण आ रही है। इसलिए क्या है, जो सेगमेंट का जो हेड होता है, जो एसबीयू का जो हेड होता है कंपनी में, वो बड़ा ही अलर्ट रहता है। और क्योंकि उसको अपनी परफॉर्मेंस की चिंता होती है, क्योंकि ओवरऑल जब कंपनी की परफॉर्मेंस, दूसरे की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो एक कंपटीशन की भावना भी होती है। अगर दूसरे की परफॉर्मेंस जब अच्छी होती है तो पहले वाले को टेंशन, यानी दूसरे बिजनेस सेगमेंट जो बिजनेस स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट वाले होते हैं उनको टेंशन होना लाजमी है। तो इन्होंने चार, जैसे एग्जाम्पल के लिए माइनिंग और कंस्ट्रक्शन को माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और हाइड्रोलिक्स एंड पावर लाइन, इन तीन सेगमेंट में डाल दिया है। इनके तीनों के बिजनेस हेड्स अलग अलग होंगे और वो अपनी अपनी सेगमेंट के परफॉर्मेंस के लिए ज़िम्मेदार होंगे। इसके साथ ही इनकी चार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक बेंगलुरु में, एक कोलार गोल्ड फील्ड में, एक मैसूरू में और एक केरला में पलक्कड़ में। और इनके पैन इंडिया सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क है, ऑन साइट मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं, बॉस एएमसी भी लेते हैं तो वहाँ से भी इनका रेवेन्यू होता है। और कई तरह के इनके मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं और जैसा जो सामने वाली पार्टी चाहती है उस तरीके के ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इनका पूरा फोकस इस बात पे होता है कि जो भी मशीनरी इन्होंने सप्लाई की वो किसी रिपेयर, मेंटेनेंस या स्पेयर के कारण या स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण वो आइडल न रहे। इसके अलावा 72 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। डिफेंस के जो इनके इक्विपमेंट एक्सपोर्ट हुए हैं वो इज़राइल में, श्रीलंका में, भूटान में, सूरीनाम में और होंडुरास में है। रेलवे के जो इनके इक्विपमेंट सप्लाई हुए हैं, स्पेशली कोचेज़ वगैरह, वो श्रीलंका और बांग्लादेश में है। और जो इनके माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हैं जिनके लिए काफ़ी जाने जाते हैं, वो पूरे विश्व में सप्लाई होते हैं। इनके क्लाइंट्स की बात करें तो इनके क्लाइंट्स हैं कोल इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मेट्रो रेल। तो वो जो है इनको रिपीट ऑर्डर भी देते हैं। रिपीट ऑर्डर का एक कारण ये भी हो सकता है कि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो जब इस तरह के कोल इंडिया और या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जब इनसे प्रोक्योर करती है तो कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट या ऐसे भाई प्राइवेट सेक्टर से आपने ले लिया, वो टेंशन भी जो प्रोक्योरमेंट वाले डिपार्टमेंट को नहीं रहता है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये जो R&D है, ये जो टेक्नोलॉजी लाते हैं, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बेसिस पे काम करते हैं। यानी कि ये जो जितना भी इनोवेशन या नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें बनाते हैं वो ये किसी दूसरे कंट्री की किसी कंपनी से जो उस एरिया में माहिर होती है उससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि वो किस तरीके से ये चीज़ बनाई जाती है, इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफ़र करती है, उससे रिलेटेड ये फीस उसको देते हैं और उसके बाद इंडिजनाइज करके, यानी कि भारत में उस चीज़ को बनाते हैं। खुद ये जो हैं ये केवल R&D पे 2.5% ऑफ टोटल सेल्स खर्च करते हैं, जबकि बाकी इस तरह की जो कंपनीज़ है वो लगभग 6% R&D में खर्च करती हैं। तो एक ये चीज़ जो है कि भाई ये जो कंपनी है डिफेंस, एरोस्पेस
माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रेलवे में है, लेकिन इनका खुद का जो R&D पे एक्सपेंडिचर है ना वो काफ़ी कम है। इसके अलावा ऑर्डर बुक की बात करूं तो इनका ऑर्डर बुक जो है 31 मार्च 2025 को 14610 इतने करोड़ यानी 14,610 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। इसमें से रेलवे की जो ऑर्डर बुक थी वो 63% थी, डिफेंस की ऑर्डर बुक 28% थी, माइनिंग की जो ऑर्डर बुक थी वो लगभग 9% थी। FY25 में इनकी जो सेल्स थी वो लगभग 4,000 करोड़ थी। तो जो इनकी ऑर्डर बुक है 14,610 14610 करोड़ की, वो लगभग 3 से सवा 3 साल के लिए सफिशिएंट है। अब स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए शेड्यूल ए कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेड्यूल ए कंपनी इसके ऊपर काफ़ी फोकस रहता है। वो काफ़ी ऑटोनॉमी प्रोवाइड करती है अपने फंक्शनिंग में, यानी कि BEML को काफ़ी ऑटोनॉमी है कि अपने किस डिसीज़न खुद ले सके, एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर सके। मैनेजमेंट जो है अपने डिसीजन लेने में सक्षम होता है बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के। दूसरी बात ये है कि जो इंडिजनाइजेशन पे इनका फोकस है, और भारत सरकार भी ये फोकस है कि हम जो है ना जो डिफेंस और एयरोस्पेस और ये रेलवेज वाले सेक्टर्स में आत्मनिर्भर बने, हमें बाहर के देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। तीसरी चीज़, इनकी ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी अच्छी है। अभी 3 साल के लिए इनके पास सफिशिएंट ऑर्डर बुक है, नेग्लिजिबल डेट है, बिल्कुल डेट नहीं है, और काफ़ी अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और गवर्नमेंट का सपोर्ट जैसे मैंने बताया वो तो है ही। वीकनेस ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह की जो कंपनी जो डिफेंस और एरोस्पेस में आगे बढ़ना चाहती है, जैसे इन्होंने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स जो है वो अपनी अपनी बनाई है, वो तो सारी सब सही है, लेकिन बात ये जब तक आप R&D नहीं करेंगे तब तक आप डिफेंस के क्षेत्र में आप वर्ल्ड से कम्पीट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि ये अभी भी डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। तो ये ऐसा नहीं है L&T की तरह कि जो है प्राइवेट सेक्टर में वर्ल्ड वाइड कम्पीट करती हो और वहाँ से टेंडर लेती हो। अगर गवर्नमेंट के टेंडर्स आएंगे तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और गवर्नमेंट के टेंडर्स अगर इनको नहीं आएंगे तो ये शायद इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो। साथ ही साथ इनका जैसे कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 456 डेज़ का है, तो 456 दिन का कैश कन्वर्जन साइकिल है इनका, यानी कि 1 रुपया जब ये लगाते हैं तो उनको वापस वो 1 रुपया जो मिलता है वापस वो 456 दिन में 1 साल से भी ज़्यादा जो है वो इनको मिलता है, यानी करीब 1.5 ईयर्स के बाद इनको वापस आके मिलता है। उसका कारण इनका ये है कि इनहेरेंटली ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है जहाँ पर मेट्रो रेल या रेल के कोचेज़ वगैरह ये बनाते हैं या कोई हैवी जो इक्विपमेंट ये डिफेंस के लिए बनाते हैं, वहाँ पर टेंडर लेने से लेके और उसको मैन्युफैक्चर करके अल्टीमेटली डिलीवर करने में इनको 2-2.5 साल लग जाते हैं, और उसके बाद ही इनके पास पैसा आता है। उसके कंपैरिजन में जो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलते हैं वो 2 या 3 महीने में ही पूरे हो जाते हैं। जो रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका लगभग 60 से 70% जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है वो मटेरियल से रिलेटेड होती है। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी टेंडर में अगर प्राइस एस्केलेशन क्लॉज, रॉ मटेरियल प्राइस एस्केलेशन क्लॉज नहीं हो तो इनको प्रॉब्लम आ सकती है। उसका कारण ये है कि 2 साल में जब ये टेंडर अपना पूरा करते हैं तो उसमें कितनी रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन हो जाएगी या कितना वो रॉ मटेरियल ऊपर या नीचे होगा, ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। मार्केट कैप की बात करूं तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, डेट नेग्लिजिबल है, ROE बहुत ही एवरेज है 11% की, लेकिन P 55 का है। 3 साल की सेल जो है फ्लैट है और -2% है, थोड़ी घटी है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो 32% बढ़ा है। प्रमोटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके बाद 54% है, FII के पास 6% है, DII के पास 19% है, 21% पब्लिक के पास है। और एक ख़ास बात और कि 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि भाई हम इन 54% जो हमारे पास है उसमें से
26% और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को डाइवेस्ट कर देंगे। ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर का मतलब ये है कि हम मैनेजमेंट कंट्रोल इस कंपनी का किसी दूसरी कंपनी को, कि किसी दूसरे फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफ़र कर देंगे। हम इसको रन नहीं करना चाहते। लेकिन ये जो डाइवेस्टमेंट है ये अभी तक 8 साल के बाद भी फ्रूटफुल नहीं हुआ है। कब ये गवर्नमेंट जो है इसको डाइवेस्ट करेगी और कौन इसको लेगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में ही है। लेकिन ये जो है एक ओवरहैंग शेयर प्राइस के ऊपर हमेशा रहता है कि ये पता नहीं कब गवर्नमेंट इसको डाइवेस्ट करे और इस शेयर का भाव जो है हो सकता है नीचे आ जाए। तो ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है इसका जो पी है 55 का और जो ROE 11% का और जो फ्लैट सेल्स ग्रोथ है, इसको देख के फ़िलहाल मैं ये कह सकता हूँ, मतलब मेरा ये अनुमान है कि ये एक ज़्यादातर ट्रेडिंग बैट है। और जब भी कोई देश में, भगवान ना करे, कोई दुश्मन देश की नज़र पड़े या हमारा देश किसी अन्य का देश के साथ युद्ध में जाए, तो वहाँ पर या उस समय जब खतरे की घंटी बजती है तो इसके डिफेंस और एरोस्पेस में होने के कारण इस कंपनी में अपने आप सेंटीमेंट बूस्ट होता है और ये बढ़ने लगता है। वरना परफॉर्मेंस के हिसाब से तो ये अभी इस लायक नहीं है कि आगे जाके भविष्य में ये और भी जो अभी इसने काफ़ी ज़्यादा जो रिटर्न पिछले 3-4 सालों में दिया है उसके ऊपर और भी बिल्ड कर सके। तो फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा, जो भी निर्णय आपको लेना है ये समझदारी से लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। मेरी शेयर में ख़रीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।